हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो जिस तरह से आपको पता है, हमारे पास यहाँ पे ब्लेजर डॉट नेट की लेक्चर सीरीज चल रही है। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ब्लेजर कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है डेटा बाइंडिंग। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर हम देखेंगे कि वन वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है, टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है ब्लेजर ऐप्स के अंदर। और ये हमारा लेक्चर नंबर 8 होने वाला है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल, और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो भाई देखो, डेटा बाइंडिंग इन ब्लेजर। ठीक है, सबसे पहले डेटा बाइंडिंग का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि होता क्या है। यहाँ पे देखो, व्हाट इज डेटा बाइंडिंग इन ब्लेजर। तो यहाँ पे देखो इसका पहला पॉइंट, डेटा बाइंडिंग मींस कनेक्टिंग सी शार्प विद यूआई एलिमेंट्स। यूआई एलिमेंट्स मतलब एचटीएमएल एलिमेंट्स, सो दे स्टे इन सिंक। मतलब डेटा बाइंडिंग का मकसद क्या है भाई। देखो, पहले तो आप डेटा बाइंडिंग, ये जो इंग्लिश का वर्ड है, इसको समझो। डेटा मतलब आपका कोई भी डेटा हो सकता है जिसके साथ आप काम कर रहे हो। बाइंडिंग मतलब दो चीजें हैं, उनके दरमियान डेटा को बाइंड करना, ताकि वो एक सिंक में चले, मतलब एक कनेक्टेड वे में चले। जिस तरह यहां पे क्या कह रहा है कि हम कनेक्ट दो चीजों को करते हैं, ठीक है, डेटा बाइंडिंग के अंदर। और वो क्या है, सी शार्प डेटा विद यूआई एलिमेंट्स। मतलब जो हमारा सी शार्प का डेटा होता है, जिसके अंदर हम वेरिएबल्स वगैरह बनाते हैं, तो वो जो डेटा है सी शार्प का, उसको यूआई एलिमेंट्स के साथ, मतलब एचटीएमएल के साथ किस तरह से बाइंड करना है, कनेक्ट करना है, इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं डेटा बाइंडिंग। तो अभी जो डेटा बाइंडिंग होती है, ये एक तरफा भी होती है, दो तरफा भी होती है। मतलब अगर हमें सिर्फ सी शार्प का डेटा एचटीएमएल के साथ, यूआई के साथ बाइंड करना है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम दोनों तरफा चाह रहे हैं कि भाई सी शार्प का डेटा यूआई के साथ भी बाइंड हो और यूआई का डेटा दोबारा सी शार्प के साथ भी बाइंड हो, ये भी हम इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहां पे देखो क्या कह रहा है, ब्लेजर यूजेस रेजर सिंटेक्स टू बाइंड डेटा बिटवीन। मतलब ब्लेजर रेजर सिंटेक्स को यूज करता है, किसके लिए, डेटा को बाइंड करने के लिए। बिटवीन मतलब यहां पे देखो सी शार्प कोड और एचटीएमएल मार्कअप। मतलब ये जो डेटा बाइंडिंग करते हैं, ये हम दो चीजों के दरमियान में करते हैं, सी शार्प और एचटीएमएल मार्कअप। एचटीएमएल मार्कअप जिसको मैं यूआई एलिमेंट्स भी कह रहा हूं। तो मैं चाह रहा हूं जो मेरा सी शार्प का कोड है वो मेरे एचटीएमएल के साथ बाइंड हो जाए, मतलब यूआई के साथ बाइंड हो जाए, और यूआई का डेटा सी शार्प के साथ बाइंड हो जाए। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं डेटा बाइंडिंग। और डेटा बाइंडिंग करने के लिए हम ब्लेजर के अंदर रेजर सिंटैक्स का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आगे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो बेसिक डेटा बाइंडिंग। ठीक है, बेसिक डेटा बाइंडिंग क्या होती है, यहाँ पे देखो, यू कैन डिस्प्ले अ सी शार्प वेरिएबल इन द यूआई यूजिंग एट द रेट। मतलब हमने सी शार्प के अंदर एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल का डेटा हम अपने यूआई में, मतलब एचटीएमएल के किसी टैग के अंदर डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे एट द रेट का सिंबल यूज करते हैं। अभी इसका मैं प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे वन वे डेटा बाइंडिंग, क्योंकि मैंने क्या बताया, हमारे पास डेटा बाइंडिंग की यहाँ पे दो टाइप्स हैं, एक वन वे डेटा बाइंडिंग और दूसरा टू वे डेटा बाइंडिंग। तो सबसे पहले हम वन वे डेटा बाइंडिंग को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वन वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है, डेटा फ्लोज फ्रॉम सी शार्प टू यूआई, मतलब सी शार्प टू एचटीएमएल ओनली। मतलब एक डायरेक्शन है, वन वे डायरेक्शन के अंदर आपका डेटा क्या होता है, बाइंड होता है सी शार्प से, कहां पे, यूआई में, मतलब आपके एचटीएमएल में। मतलब जो डेटा सी शार्प के अंदर आपने सेट किया है वही यूआई में डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या कह रहा है, यूजर कैन नॉट चेंज द सी शार्प वैल्यू फ्रॉम यूआई। मतलब जो यूजर है, जो आपकी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, ठीक है, वो यूआई से आपका सी शार्प का डेटा चेंज नहीं कर सकता। मतलब मैं चाह रहा हूं कि भाई सी शार्प का एक मैंने वेरिएबल बनाया, उसका डेटा मैं यूआई से चेंज करूं, तो ये काम वन वे डेटा बाइंडिंग के अंदर पॉसिबल नहीं है। क्योंकि वन वे डेटा बाइंडिंग में क्या होता है, वन वे डायरेक्शन में डेटा फ्लो होता है। इसका मतलब सी शार्प से डेटा यूआई में पास होता है, मतलब सी शार्प का डेटा यूआई के साथ बाइंड होता है। तो सबसे पहले मैं इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको करवाता हूं, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो के अंदर, उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, देखो मैं अपने विजुअल स्टूडियो में आ चुका हूं। ठीक है, और यहाँ पे देखो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इवेंट हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट कवर किया था, तो उसी का ये कंपोनेंट यहाँ पे ओपन हुआ हुआ है और उसी की कोडिंग आपको नजर आ रही है। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे अब एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा अपनी इस डेटा बाइंडिंग के लिए। ठीक है, तो मैंने बताया था कि कंपोनेंट्स हमारे कहाँ बनते हैं,
कंपोनेंट्स के फोल्डर के अंदर, और कंपोनेंट्स के अंदर पेजेस का एक फोल्डर होता है, सारे कंपोनेंट हम यहाँ पे बनाते हैं पेजेस के फोल्डर में, ठीक है। तो राइट क्लिक करते हैं पेजेस के ऊपर, ऐड पे चलते हैं और यहाँ पे रेजर कंपोनेंट ले लेते हैं। और एक चीज आपने याद रखनी है कि देखो अभी तक हम जितना भी काम कर रहे हैं ये आप ब्लेजर सर्वर ऐप में भी कर सकते हो, ब्लेजर वेब असेंबली ऐप में भी कर सकते हो। हमने जो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन क्रिएट की थी, ठीक है, वो बेसिकली ब्लेजर सर्वर की ऐप थी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो देखो यहाँ पे हम इसका नाम चेंज करते हैं, ठीक है। मैं इस कंपोनेंट का नाम यहाँ पे रख देता हूँ डेटा बाइंडिंग, ठीक है। इस कंपोनेंट का मैंने नाम रखा, ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये आपको नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वन वे डेटा बाइंडिंग को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डेटा बाइंडिंग के बाद यहाँ पे इसको हम H1 के अंदर कवर कर लेते हैं, ठीक है, जो डेटा बाइंडिंग है, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पे मैं एक और H2 का टैग बनाता हूँ और सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वन वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है। तो वन वे डेटा बाइंडिंग भाई देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग टाइप का मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम मैं रखता हूँ नेम, और इसके अंदर मैं अपना नाम स्टोर कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद आदिल, ठीक है, सही है। तो देखो ये मेरा सी शार्प का डेटा है। अब मुझे अपने सी शार्प के डेटा को बाइंड करवाना है यूआई के साथ, मतलब हमारे HTML के साथ। तो उसके लिए यहाँ पे देखो मैं एक टैग बनाता हूँ यहाँ पे H3 का, ठीक है, H3 का मैंने टैग बनाया और यहाँ पे मैं कहता हूँ पहले एक टेक्स्ट पास कर देता हूँ माई नेम इज, और ये जो वेरिएबल है सी शार्प का नेम वाला, इसको हम कैसे कॉल करेंगे अपने यूआई में, @ लगा के नेम वाला ये वेरिएबल इस तरह से हम पास कर देंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये हो रही है वन वे डेटा बाइंडिंग। वन वे डेटा बाइंडिंग के अंदर क्या हो रहा है कि जो डेटा है हमारा वो सी शार्प से कहां पे पास हो रहा है, हमारे यूआई एलिमेंट में HTML में, मतलब वन वे डेटा बाइंडिंग हो रही है। सी शार्प में मैंने डेटा बनाया और इसको मैं अपने यूआई के अंदर बाइंड कर रहा हूं, HTML के अंदर बाइंड कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। अच्छा, रन करने से पहले हमें इसका URL सेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हम टॉप में यहाँ पे पेज डायरेक्टिव का यूज करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम इस URL का कोई भी पाथ यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ बाइंडिंग, ठीक है। तो जब मैं अब अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा तो जब मैं ये वाला URL एंटर करूंगा तब मुझे मेरा ये कंपोनेंट नजर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आके इसको रन करते हैं, आप इसका रिजल्ट देखना। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन हमारी रन हो चुकी है, ठीक है। और टॉप पे हम अपना URL एंटर करते हैं जो हमने बनाया था, और वो क्या था, बाइंडिंग, ठीक है। /बाइंडिंग लिख के यहाँ पे जैसे मैं एंटर करूंगा आप रिजल्ट देखना। ये देखो वन वे डेटा बाइंडिंग है ये, और सी शार्प के अंदर मैंने वेरिएबल बनाया था नेम, उसके अंदर मैंने क्या स्टोर किया था, मोहम्मद आदिल, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक हो गया। अगर मैं यहाँ पे अपना सी शार्प का डेटा चेंज करता हूँ, ठीक है, मतलब कोडिंग से ही मैं सी शार्प का डेटा चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं कह देता हूँ अली कुरैशी, ठीक है, सही। इसको सेव करते हैं और हॉट रीलोड करते हैं यहाँ से, ठीक है। हॉट रीलोड करते हैं, ब्राउजर पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, तो ये देखो अब मोहम्मद आदिल की जगह क्या आ गया आपके पास, अली कुरैशी। मतलब वन वे डेटा बाइंडिंग है, मतलब डेटा फ्लोइंग फ्रॉम सी शार्प टू यूआई, मतलब सी शार्प टू HTML, ठीक हो गया। तो ये कहलाती है आपके पास वन वे डेटा बाइंडिंग, ठीक है। इसको मैं स्टॉप करता हूं और अपनी स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। दोनों पॉइंट्स अब क्लियर हो गए होंगे, सही है। यहाँ पे देखो की पॉइंट्स ऑफ वन वे डेटा बाइंडिंग। की पॉइंट्स क्या है यहाँ पे देखो, यूआई रीड्स वैल्यू फ्रॉम सी शार्प, मतलब यूआई, मतलब जो यूआई होता है, यूजर इंटरफेस होता है, जो आपका HTML होता है, वो डेटा रीड कहां से करता है, आपके सी शार्प में से। जिस तरह हमने वो जो H2 का टैग बनाया था जिसके अंदर हम अपना वेरिएबल कॉल कर रहे थे, वो डेटा रीड कहां से कर रहा था, सी शार्प के वेरिएबल से, सी शार्प के कोड से, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट पॉइंट, यूजर एक्शन डज नॉट डायरेक्टली एडिट द वैल्यू, मतलब यूआई के अंदर से हम अपने सी शार्प का जो कोड है वो एडिट नहीं कर सकते। उसके लिए हमें कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा टू वे डेटा बाइंडिंग का, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं कि सी शार्प का डेटा यूआई में जाएगा। यूआई से अगर हम डेटा सी शार्प में अपडेट करेंगे तो उसके लिए टू वे डेटा बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट यूज होता है। वो काम हम यहाँ पे वन वे डेटा बाइंडिंग के अंदर नहीं कर सकते, ठीक हो गया। फिर देखो थर्ड पॉइंट, यूज फॉर डिस्प्ले ओनली डेटा, मतलब वन वे डेटा बाइंडिंग हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें सिर्फ डेटा डिस्प्ले करवाना है अपने यूजर को, मतलब जो यूजर हमारी वेब एप्लीकेशन को यूज कर रहा है, अगर हमें उसे सिर्फ डेटा डिस्प्ले करवाना है तब हम वन वे डेटा बाइंडिंग यूज करते हैं। मतलब हम नहीं चाह रहे कि यूजर हमारे जो वेब पेज है उसके साथ इंटरैक्ट करे, मतलब अपना कोई इनपुट दे, तो उसके लिए हम यहाँ पे वन वे डेटा बाइंडिंग का यूज करते हैं, ठीक है, सही। अब आगे आ जाओ टू वे डेटा बाइंडिंग के ऊपर, ठीक है। तो अब देखो टू वे डेटा बाइंडिंग यहाँ पे क्या कह रहा है, पहला पॉइंट, डेटा फ्लोज बोथ वेज। बोथ वेज का मतलब यहाँ पे देखो सी शार्प से डेटा यूआई में भी पास होगा, मतलब सी शार्प का डेटा यूआई से भी बाइंड होगा, और यूआई का डेटा दोबारा सी शार्प से भी बाइंड होगा,
मतलब बोथ वेज, मतलब सी शार्प के अंदर जो हम डेटा बनाएंगे वो यूआई में डिस्प्ले होगा, उसके बाद जब हम यूआई को अपडेट करेंगे, ठीक है, तो वो डेटा हमारे सी शार्प के अंदर भी पास हो जाएगा। तो ये कहलाता है आपके पास टू वे डेटा बाइंडिंग। और टू वे डेटा बाइंडिंग के लिए हमारे पास बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव होती है। यहां पे देखो क्या कह रहा है, ब्लेजर यूजेस @bind फॉर टू वे डेटा बाइंडिंग। मतलब अभी मैं जब इसका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाऊंगा तो वहां पे मैं ये @bind की एक डायरेक्टिव यूज करूंगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे ये टू वे डेटा बाइंडिंग परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसका प्रैक्टिकल आपको बताता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, देखो ये वाला जितना भी कोड है मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ। ठीक है, सी शार्प के अंदर ही जो मैंने वेरिएबल बनाया इसको भी मैं कमेंट आउट कर रहा हूँ, और यहाँ पे देखो ये जो 2 लाइंस थी इसको भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर रहा हूँ। और अब मैं एक और यहाँ पे h2 का टैग बनाता हूँ, और इसके अंदर चूंकि अब हम टू वे डेटा बाइंडिंग की बात कर रहे हैं तो पहले मैं हेडिंग यहाँ पे दे देता हूँ टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, और उसके बाद अब देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता हूँ, और टेक्स्ट बॉक्स के लिए यहाँ पे मैं इनपुट का टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको टाइप कह देता हूँ, हम टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं तो टाइप हम इसको टेक्स्ट कह देते हैं, सही है। और यहाँ पे देखो सी शार्प कोड के अंदर यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, उसी तरह से स्ट्रिंग नेम, और इसके अंदर अभी मैं एम्प्टी स्ट्रिंग्स पास कर रहा हूँ। ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने यहाँ पे पास किया। ठीक है, और अब यही वेरिएबल यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स के नीचे यहाँ पे मैं एक HR का टैग बनाता हूँ, ठीक है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसके नीचे यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे एक H2 का टैग ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं कहता हूँ योर नेम इज, और यहाँ पे ये जो मैंने वेरिएबल बनाया ना नेम वाला वो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जरा कॉन्सेप्ट समझना अभी तक मैंने यहाँ पे क्या किया है। मैंने यहाँ पे देखो एक वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग टाइप का नेम, उसके अंदर मैंने अभी एम्प्टी स्ट्रिंग्स पास कर दिए, और यही वेरिएबल यहाँ पे देखो टेक्स्ट बॉक्स के नीचे H2 के अंदर मैंने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया हुआ है। और अब देखो यही वाला वेरिएबल मैं अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर बाइंड करवाता हूँ। किस तरह से बाइंड करवाता हूँ, यहाँ पे देखो मैंने बताया था हम यहाँ पे @bind की एक डायरेक्टिव यूज करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ अपना ये नेम वाला वेरिएबल। ठीक है, मतलब ये वाला जो नेम वेरिएबल था जिसके अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग मैंने पास किए हैं वो मैंने यहाँ पे अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ बाइंड करवा दिया। इसका मतलब यहाँ पे अभी एम्प्टी है ना, तो हमारा टेक्स्ट बॉक्स भी हमें एम्प्टी शो होगा। इसका मतलब यहाँ पे देखो सी शार्प का ये जो डेटा है नेम वेरिएबल वो यहाँ पे यूआई के अंदर क्या हो रहा है, बाइंड हो रहा है। ठीक है, मतलब डेटा फ्लो हो रहा है सी शार्प से कहाँ पे, हमारे इस यूआई के अंदर। लेकिन चूंकि अब मैंने यहाँ पे ये बाइंड लगाया हुआ है और इसके अंदर क्या स्टोर किया हुआ है, नेम, इसका मतलब जब भी हमारा ये टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब भी हम कोई डेटा राइट करेंगे तो वो डेटा हमारे नेम वेरिएबल के अंदर अपडेट होगा। इसका मतलब यहाँ पे टू वे डेटा बाइंडिंग क्या होगी, परफॉर्म होगी। मतलब फर्स्ट टाइम सी शार्प से डेटा जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में, और वही डेटा हमें यहाँ पे भी डिस्प्ले होगा। लेकिन जब मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई वैल्यू चेंज करूंगा तो वो वैल्यू हमारे इस सी शार्प के कोड के अंदर, सी शार्प के वेरिएबल के अंदर अपडेट होगी, और वही चीज हमें यहाँ पे भी नजर आएगी H2 के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें इवेंट्स परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था जब भी हमें कोई इवेंट हैंडलिंग वाला काम करना होता है तो उसके लिए हम यहाँ पे टॉप पे मैंने आपको बताया था एक रेंडर मोड यूज करते हैं। ठीक है, और वो रेंडर मोड क्या होता है हमारे पास, इंटरैक्टिव सर्वर। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर आप इवेंट्स के साथ काम कर रहे हो और आप ये नहीं लगाओगे तो आपके जो यूआई इवेंट्स हैं वो कभी भी परफॉर्म नहीं होंगे। क्योंकि मैंने उसकी एक वजह बताई थी कि हमारे पास ये जो ब्लेजर सर्वर एप्स होती है ना, ठीक है, मतलब ये जो हम टेम्पलेट को यूज़ करके अपने विजुअल स्टूडियो में कोई भी ऐप बनाते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिकली रेंडर्ड होती हैं, मतलब जिसके अंदर हमारे पास डेटा चेंज नहीं हो सकता। तो डेटा को डायनेमिक बनाने के लिए, इंटरैक्टिव बनाने के लिए हम यहाँ पे रेंडर मोड क्या यूज़ करते हैं, इंटरैक्टिव सर्वर। ये मैंने प्रीवियस लेक्चर के अंदर बताया था। अगर किसी ने हमारा प्रीवियस लेक्चर इवेंट हैंडलिंग नहीं देखा तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वो वाला लेक्चर देख लो। ठीक है, तो अब हम अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं तो आप इसका रिजल्ट देखना कि फर्स्ट टाइम क्या होगा। देखो ये नेम के वेरिएबल के अंदर अभी एम्प्टी है ना, तो हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर भी हमें एम्प्टी शो हो रहा होगा, और यहाँ पे भी ये जो H2 है जहाँ पे मैंने नेम का वेरिएबल ये डिस्प्ले करवाया यहाँ पे भी हमें एम्प्टी शो हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन जब मैं अपने इस टेक्स्ट बॉक्स को अपडेट करूंगा, इसके अंदर कोई डेटा डालूंगा, तब आपको मैं रिजल्ट दिखाऊंगा जो हमें टू वे डेटा बाइंडिंग के अंदर मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे आगे रन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है। ठीक है, अपने URL में चलते हैं और बाइंडिंग के लिए हमने ये जो बनाया था, ठीक है, बाइंडिंग लिख के, ठीक है, बाइंडिंग लिख के यहाँ पे हम एंटर करते हैं। तो ये देखो अभी सी शार्प का डेटा यहाँ पे आ रहा है, कहाँ पे, हमारे यूआई में। ठीक है, और मैंने सी शार्प के नेम वेरिएबल के अंदर एम्प्टी पास किया था तो इसलिए यहाँ पे देखो अभी कुछ भी हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पे देखो जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ आदिल,
तो देखो आदिल तो मैंने लिख दिया, वो हमें यहाँ पे शो नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे अभी जो बाय डिफॉल्ट इवेंट काम कर रहा है ना वो है ऑन फोकस आउट। इसका मतलब मैंने यहाँ पे आदिल लिख दिया ना, अब मैं क्या करता हूं, इस टेक्स्ट बॉक्स से बाहर आता हूं। मतलब अभी मेरा फोकस है ना इस टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर, फोकस मतलब अभी मेरा ये जो कर्सर है वो इसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर है। तो मैं क्या करता हूं, बाहर आके क्लिक करता हूं कहीं भी। तो जैसे ही मैं बाहर आके क्लिक करूंगा फोकस हटेगा मेरे टेक्स्ट बॉक्स से और डेटा मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। ये देखो, देखो जैसे ही मैंने बाहर क्लिक किया फोकस हटा हमारे टेक्स्ट बॉक्स से और यहाँ पे देखो हमें आदिल यहाँ पे प्रिंट हो गया। ये होती है टू वे डेटा बाइंडिंग। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे चेंज करूं नेम, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ प्रेम, और अब दोबारा मैं बाहर क्लिक करता हूँ, फोकस हटाता हूँ अपने टेक्स्ट बॉक्स से, तो ये देखो प्रेम आ गया। मतलब फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या था, एम्प्टी, हमारे टेक्स्ट बॉक्स में एम्प्टी शो हो रहा था। और वो एम्प्टी कहां से आ रहा था, सी शार्प से यूआई में आ रहा था। लेकिन जब मैंने अपने यूआई को मतलब अपने इस टेक्स्ट बॉक्स को अपडेट किया, इसके अंदर डेटा दिया, तो वो डेटा मेरे वो जो सी शार्प का वेरिएबल था उसके अंदर अपडेट हुआ और वो डेटा हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। लेकिन भाई देखो अभी क्या हो रहा है, अभी जो भी मैं यहाँ पे डेटा एंटर करता हूँ, ठीक है, और जब मैं कहीं बाहर क्लिक करता हूं तब जाके मुझे ये डेटा यहाँ पे मिलता है। मतलब ऑन फोकस आउट के ऊपर यहाँ पे अभी काम हो रहा है बाय डिफॉल्ट। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि भाई जैसे ही मैं डेटा इसके अंदर एंटर करता जाऊं, ठीक है, वैसे वैसे डेटा मुझे यहाँ पे ये दिखाता जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और चीज करते हैं टू वे डेटा बाइंडिंग के अंदर, और वो क्या है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास एक हम यूज करते हैं इवेंट, ठीक है, सही है, बाइंड इवेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो बाय डिफॉल्ट ये जो बाइंड इवेंट यूज हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, वो ये वाला हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ऑन माउस आउट, ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको, ये थर्ड के ऊपर बाय डिफॉल्ट ये वाला यहाँ पे यूज हो रहा होता है। कहाँ पे, यहाँ पे यूज हो रहा होता है ऑन माउस आउट। लेकिन मुझे यहाँ पे ये वाला यूज नहीं करना, बल्कि मुझे यहाँ पे ऑन इनपुट, ठीक है, ऑन इनपुट यहाँ पे यूज करना है। इसका मतलब जैसे ही मैं अपने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डेटा दूंगा फौरन डेटा आप अपडेट कर दो। कहां पे, पहले तो डेटा यहां पे अपडेट होगा हमारे सी शार्प में, और फिर वो डेटा यहां पे हमें H2 में डिस्प्ले हो जाएगा और डेटा प्रॉपरली सिंक होगा, ठीक है, मतलब आपस में कनेक्टेड होगा और आपको ये फीलिंग भी आएगी जब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगा, ठीक है। तो भाई देखो यहां पे मैंने अपने बाइंड के साथ मतलब एक तो वेरिएबल बताया कि किस वेरिएबल के साथ बाइंड कर रहा हूं, और फिर इवेंट भी बता रहा हूं कि कौन से इवेंट को मैं अपनी इस बाइंडिंग में यूज करूंगा। ऑन इनपुट कब चलता है, जब भी आप अपने टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी कैरेक्टर टाइप करते हो, एक सिंगल कैरेक्टर भी टाइप करोगे तो आपके पास ये इवेंट चलेगा। कौन सा, ऑन इनपुट वाला। आप जितने भी कैरेक्टर टाइप करते जाओ हर कैरेक्टर के ऊपर ये वाला ऑन इनपुट का इवेंट फायर होगा, ठीक है। आप और भी कोई यहाँ पे इवेंट पास कर सकते हो, जिस तरह ऑन इनपुट है, ऑन फोकस इन है, बहुत सारे इवेंट्स हैं। आपकी मर्जी है कि आप कौन से इवेंट के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो देखो अब मैं यहाँ पे आके रन करता हूँ, इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ये देखो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है, ठीक है, और अब यहाँ पे आके मैं बाइंडिंग, ठीक है, बाइंडिंग लिख के यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये देखो अब आपको नजर आ रहा है अभी सी शार्प के अंदर एम्प्टी है, तो एम्प्टी डेटा यहाँ पे बाइंड हुआ हुआ है। लेकिन जैसे ही अब देखना यहाँ पे मैं आदिल लिखता हूँ तो ये देखो, देख रहे हो, ऑन इनपुट, मतलब जैसे जैसे मैं यहाँ पे डेटा डालता जा रहा हूँ, ठीक है, वैसे वैसे हमें यहाँ पे डेटा नीचे मिल रहा है। देख रहे हो डेटा बिल्कुल सिंक हुआ हुआ है, ठीक है। तो देखो आज मैंने तुम्हें अपना पूरा नाम भी बता दिया, मोहम्मद आदिल महमूद अंसारी। और अगर मैं बैक स्पेस करता हूं तो देखो नीचे डेटा आपको चेंज होता हुआ नजर आएगा, देख रहे हो, मतलब डेटा प्रॉपरली सिंक हुआ है। और ये हुआ है @bind और @bind इवेंट की मदद से। मतलब पहले मुझे यहाँ पे टाइप करके फोकस हटाना पड़ रहा था, ठीक है, मतलब टेक्स्ट बॉक्स से फोकस हटाना पड़ रहा था, फिर हमारे पास ये बाइंडिंग परफॉर्म हो रही थी। लेकिन अब मैंने इवेंट के अंदर ऑन इनपुट कर दिया, तो इसलिए डेटा जैसे आपको यहाँ पे चेंज करते जाओगे वैसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अच्छा इसके अंदर हम एक और चीज इंप्लीमेंट करते हैं, उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पे अभी एम्प्टी पास हो रहा था ना हमारे सी शार्प से, यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर, इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ एनोनिमस, ठीक है, एनोनिमस पास करता हूँ। मतलब फर्स्ट टाइम सी शार्प का ये डेटा हमारे यूआई के अंदर नजर आएगा, और जब मैं अपने यूआई को अपडेट करूंगा तो वो डेटा इस वेरिएबल के अंदर अपडेट हो जाएगा, ठीक है। ये होती है टू वे डेटा बाइंडिंग। तो यहाँ पे आके मैं रन करता हूँ, ठीक है, एप्लीकेशन रन हो चुकी है, और यहाँ पे आके मैं बाइंडिंग, ठीक है, एंटर करते हैं। तो ये देखो अभी बाय डिफॉल्ट यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, एनोनिमस, जो सी शार्प का डेटा यूआई में आ रहा है। अब मैं चाह रहा हूं मुझे यूआई को अपडेट करना है ताकि वो सी शार्प के पास हो जाए, मतलब सी शार्प के साथ बाइंड हो जाए। तो देखो मैं इसको रिमूव करता हूं, ये देखो डेटा रिमूव हो रहा है, मैं यहाँ पे आदिल पास करता हूं, तो ये देखो मतलब सी शार्प से डेटा यूआई में भी जा रहा है
और यूआई को जब मैं अपडेट कर रहा हूं तो उसका डेटा सी शार्प में भी जा रहा है। ये कहलाता है आपके पास टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, तो अब इसको स्टॉप करते हैं और इसकी आगे देख लेते हैं क्या है पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। अब देखो हाउ इट वर्क्स, टू वे डेटा बाइंडिंग किस तरह से काम करती है। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, टाइपिंग इन इनपुट अपडेट्स यूजर नेम। मतलब हमारे केस में यूजर नेम नहीं था, नेम था, तो जब मैंने टाइप किया तो वो हमारे नेम के वेरिएबल में अपडेट हो गया। ठीक है, और फिर देखो चेंजिंग यूजर नेम अपडेट्स इनपुट ऑटोमेटिकली। मतलब जब मैं अपना नेम अपडेट कर रहा था तो हमारा इनपुट ऑटोमेटिकली क्या हो रहा था, अपडेट हो रहा था। ठीक है, सही है। तो ये होती है आपके पास टू वे डेटा बाइंडिंग। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो टू वे डेटा बाइंडिंग विद इवेंट्स। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, बाय डिफॉल्ट @bind यूजेस ऑन चेंज। भाई देखो मैंने आपको ऑन माउस आउट बताया था, ऑन फोकस आउट। ठीक है, उससे रिलेटेड यहाँ पे जो इवेंट होता है वो कहलाता है ऑन चेंज। इसका मतलब जब मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स का पूरा डेटा चेंज करके कहीं बाहर क्लिक करूंगा तो तब बाय डिफॉल्ट ऑन चेंज इवेंट फायर होता है। लेकिन जावास्क्रिप्ट के अंदर वहां पे ऑन फोकस आउट वाला इवेंट यूज होता है। तो यहाँ पे ये जो @bind है वो बाय डिफॉल्ट कौन सा इवेंट यूज कर रहा होता है, ऑन चेंज, जो कि जावास्क्रिप्ट में ऑन फोकस आउट की तरह काम कर रहा होता है। ठीक है, लेकिन हमने क्या किया था, हमने ये जो ऑन चेंज वाला इवेंट था इसको हटा के हमने ऑन इनपुट वाला इवेंट अटैच कर दिया था अपने बाइंड के साथ, ताकि जैसे ही हम टेक्स्ट बॉक्स में डेटा एंटर करते जाएं तो वो डेटा हमें डेटा डिस्प्ले होता जाए इन प्रॉपरली सिंक। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो यू कैन यूज ऑन इनपुट फॉर रियल टाइम अपडेट्स। हमने बाइंड इवेंट के अंदर ऑन इनपुट स्पेसिफाई कर दिया था ना, जिससे जैसे जैसे हम डेटा एंटर कर रहे थे अपने टेक्स्ट बॉक्स में वैसे वैसे डेटा हमें प्रॉपरली सिंक में मिल रहा था हमारे H2 के अंदर। ठीक हो गया, फिर आगे आ जाओ। अब देखो कंपैरिजन है वन वे और टू वे के अंदर, एक क्विक कंपैरिजन है। यहाँ पे देखो अगर हम डेटा फ्लो की बात करते हैं तो वन वे बाइंडिंग के अंदर क्या होता है, सी शार्प से डेटा यूआई में बाइंड होता है, मतलब पास होता है। और अगर टू वे डेटा बाइंडिंग की बात करें तो दोनों तरफा होता है, मतलब सी शार्प का डेटा यूआई में भी पास होगा और यूआई से डेटा सी शार्प में भी पास होगा। और फिर देखो यूजर इनपुट अपडेट सी शार्प, मतलब वन वे डेटा बाइंडिंग के अंदर अगर यूजर खुद से कोई अपडेशन करता है तो क्या वो सी शार्प में अपडेट होगा, नहीं। ठीक है, वन वे डेटा बाइंडिंग में ऐसा पॉसिबल नहीं है, टू वे डेटा बाइंडिंग में ऐसा पॉसिबल है कि यूजर यूआई से कोई भी डेटा अपडेट करता है तो वो सी शार्प के अंदर अपडेट हो जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे देखो सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल हम सिंपल यूज करते हैं और यहाँ पे हम @bind यूज करते हैं टू वे बाइंडिंग के अंदर और उसके अंदर अपना वेरिएबल स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, और अब देखो वन वे डेटा बाइंडिंग और टू वे डेटा बाइंडिंग हम यूज कहां पे कर सकते हैं, देखो यूज केसेस इसके बता रहा है। वन वे डेटा बाइंडिंग हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमें सिर्फ डेटा डिस्प्ले करवाना है, मतलब हमें यूजर की इंटरेक्शन नहीं चाहिए। तो अगर हमें यूजर की इंटरेक्शन चाहिए तो हम टू वे डेटा बाइंडिंग का यूज करते हैं, जिस तरह फॉर्म्स हो गया, इनपुट फील्ड्स हो गया, जिसके अंदर यूजर अपना कोई डेटा फिलअप करता है, कोई इनपुट देता है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं, तो उसके लिए आप टू वे डेटा बाइंडिंग का यूज करोगे। ठीक हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो when to use what, मतलब वन वे डेटा बाइंडिंग कब यूज करनी चाहिए, टू वे डेटा बाइंडिंग कब यूज करनी चाहिए। यहाँ पे देखो वन वे डेटा बाइंडिंग है और टू वे डेटा बाइंडिंग है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो वन वे डेटा बाइंडिंग हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, जहां पे हमें लेबल्स डिस्प्ले करवाने, मतलब सिंपल डिस्प्ले करवाने, यूजर की इंटरेक्शन नहीं चाहिए, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट कोई डिस्प्ले करवाना है वहां पे यूज कर सकते हैं। रीड ओनली वैल्यूज, मतलब जिसको यूजर सिर्फ रीड कर सके, उसके साथ इंटरैक्ट ना कर सके, वहां पे हम वन वे बाइंडिंग यूज कर सकते हैं। फिर देखो टू वे डेटा बाइंडिंग के अंदर हम फॉर्म्स बना सकते हैं जिसके अंदर यूजर अपनी इनपुट देता है। ठीक है, इसी तरह इनपुट फील्ड हो गया। ठीक है, इसी तरह यूजर इंटरैक्शन हो गया, मतलब जहां पे हमें यूजर इंटरैक्शन चाहिए, कोई हमें फॉर्म्स फिल करवाने हैं, इनपुट फील्ड्स फिल करवानी है, तो उसके लिए हम टू वे डेटा बाइंडिंग का यूज करते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियोस इस लेक्चर सीरीज के अंदर आने वाली हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।